हम कक्षा 10वीं में जो चैप्टर है हमारा जीव जनन कैसे करते हैं, तो उसके अंतर्गत ये हमने पढ़ा था पुष्प की संरचना। पुस्तक में पुष्प की संरचना दी है, वो गुड़हल के पुष्प की है। हम यहाँ पुष्प की संरचना के साथ साथ परागण की क्रिया भी पढ़ेंगे कैसे होती है। पुष्प की संरचना में हमने देखा पुष्प में ये उभयलिंगी पुष्प है, जिस पुष्प में नर जननांग और मादा जननांग दोनों उपस्थित होते हैं, उस पुष्प को हम क्या कहते हैं? उभयलिंगी। क्या कहते हैं? उभयलिंगी। और जिस पुष्प में केवल एक जननांग होगा, पुंकेसर होगा या केवल स्त्री केसर होगा, तो वो पुष्प कहलाएगा एक लिंगी। आज समझ में? तो ये भी पुष्प की संरचना है, उभयलिंगी है, इसमें दोनों प्रकार के जननांग उपस्थित हैं। अब आप देखिए बीच में जो लंबी खोखली नलिका है उसको हम कहते हैं वर्तिका। वर्तिका का ऊपरी सिरा कहलाएगा वर्तिकाग्र, निचला फूला हुआ सिरा कहलाएगा अंडाशय या बीजांड। इन तीनों को मिला के हम बोलते हैं स्त्री केसर। स्त्री केसर अर्थात मादा जननांग। और आप इसके चारों तरफ देखोगे छोटे छोटे तंतु लगे रहेंगे, उन तंतुओं पे ऊपर टिप पर सिरे पर एक फूली हुई संरचना रहती है जिसको हम कहते हैं परागकोश। तो ये इस फिलामेंट को बोलते हैं तंतु या पुतंतु। ऊपर फूली हुई संरचना होती है जो परागकोश कहलाती है, और परागकोश के अंदर छोटे छोटे पॉलन ग्रेन होते हैं जिनको हम परागकण बोलते हैं। इन तीनों को मिला के क्या बोलते हैं? पुंकेसर। क्या बोलते हैं? और ये कहलाता है नर जनन अंग। जिस पुष्प में दोनों जननांग उपस्थित होते हैं उस पुष्प को हम उभयलिंगी पुष्प कहते हैं। अब ये पुष्प की संरचना हो गई, इसके बाद हम पढ़ते हैं परागण की क्रिया होती कैसे है। तो जब पुष्प के परागकण